बजट पर बोले सीएम, नामी उत्तराखंड में नए बनेंगे एयरपोर्ट, नर्सिंग कॉलेज और टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा। राज्य आंदोलनकारियों को मिलेगा 10% आरक्षण, मंत्रिमंडल उप समिति का फैसला। हल्द्वानी बनफूलपुरा क्षेत्र में रेलवे अतिक्रमण मामले में 7 फरवरी को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जारी सर्वे, नई टेक्नोलॉजी से सर्वे का काम तेज। जोशीमठ को 4 फरवरी को दिल्ली में होगी एनडीएमए की बैठक, अध्ययन रिपोर्टों पर हो सकती है चर्चा। जोशीमठ का मारवाड़ी बढ़ा रहा बूढ़ा साहब की चिंता, पूरे इलाके में निर्माण पर लगी रोक। अगले 24 घंटे में चमोली समेत 4 जिलों में एवलांच की चेतावनी, मैदान में छाएगा कोहरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पटवारी परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रवेश पत्र जारी किए। अपनी वेबसाइट पर पटवारी परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं। प्रवेश पत्र किसी और माध्यम से नहीं दिए जाएंगे। 12 फरवरी को होगी पटवारी परीक्षा। पटवारी परीक्षा पहले 8 जनवरी को कराई गई थी। परीक्षा का पेपर लीक होने पर आयोग ने परीक्षा को किया था निरस्त। पटवारी के 391 लेखपाल के 172 पदों पर आवेदन, पदों पर भर्ती के लिए मांगे गए हैं आवेदन। पटवारी परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रवेश पत्र को जारी किया। 12 फरवरी को होगी पटवारी परीक्षा। पटवारी परीक्षा पहले 8 जनवरी को कराई गई थी। परीक्षा का पेपर लीक होने पर आयोग ने परीक्षा को किया था निरस्त। पदों पर भर्ती के लिए मांगे गए आवेदन। उत्तराखंड लोक सेवा चयन आयोग ने परीक्षा को निरस्त किया था। अपनी वेबसाइट पर पटवारी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी है पटवारी परीक्षा को लेकर? पटवारी भर्ती जो परीक्षा थी वो पहले आयोजित जनवरी में की जा चुकी थी, लेकिन उसमें फर्जी जो जिस तरीके से नकल माफिया उसमें गिरोह सक्रिय हुआ, तो उसको देखते हुए अब दोबारा से एक बार फिर से उत्तराखंड में पटवारी भर्ती परीक्षा कराई जा रही है। 12 फरवरी को ये परीक्षा होगी। पटवारी के 391 और लेखपाल के 172 पदों पर ये भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं और लगातार इस भर्ती परीक्षा को संपन्न कराने के लिए उत्तराखंड सरकार कार्य कर रही है और अब प्रवेश पत्र जारी हो चुका है और 12 फरवरी को कड़ी सुरक्षा के बीच पटवारी भर्ती की जो परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो नकल माफिया गिरोह है वो यहाँ पर सक्रिय ना हो पाए और किसी भी तरीके से इस परीक्षा पे व्यवधान ना डाल सके। इसको लेकर के कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किए जाएंगे। जैसे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे और भी आपसे जानकारी लेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और बता दें आपको कि पटवारी परीक्षा को लेकर प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। नकल माफिया सक्रिय ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। दामी सरकार नकल माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए एक कड़ा कानून भी बनाने जा रही है, लेकिन उससे पहले ये परीक्षा ठीक तरीके से संपन्न कराई जाए, ये सरकार की प्राथमिकता है। देहरादून से खबर, जहां पर दूनवासियों को लगेगा बड़ा झटका। देहरादून के 44,000 भवनों पर लगेगा टैक्स। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव हुआ पास। बस्तियों का टैक्स सिर्फ मैनुअल व्यवस्था से लिया जाएगा। बस्तियों पर हाउस टैक्स लगाने से बढ़ेगा राजस्व। नगर निगम का सालाना 4 करोड़ का राजस्व बढ़ेगा। भवन स्वामियों के लिए बड़ा झटका। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकित काला हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, इसमें देहरादून नगर निगम की एक बोर्ड बैठक हुई थी यशी, और मेयर सुनील उनियाल गामा की अध्यक्षता में कई जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे वो इस बैठक में, बोर्ड बैठक में पारित किए गए हैं। उसमें से एक प्रस्ताव ये भी था कि जो राजधानी देहरादून की जो मलिन बस्तियां हैं उसमें सरकार टैक्स लगाने जा रही है। और ऐसे अगर सरकार का ये जो प्रस्ताव पारित हो चुका है इस बोर्ड बैठक से, तो अब देहरादून की करीबन 129 बस्तियां हैं जिसमें कि 40,000 से ज्यादा जो भवन है उसमें अब ये टैक्स लगने जा रहा है। नगर निगम के इस फैसले के बाद से उसकी जो आय है वो काफी बढ़ने वाली है। एक अनुमान है कि 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो राजस्व की वृद्धि है वो देहरादून नगर निगम को होने वाली है। बोर्ड बैठक में ये निर्णय लिया जा चुका है कि जो तमाम जो बस्तियां हैं उसमें सरकार हाउस टैक्स लेने जा रही है। तो करीबन 40,000 से ज्यादा भवनों पे ये टैक्स लगेगा और कहीं ना कहीं देहरादून नगर निगम की भी इसमें जो आय में वृद्धि होगी। लेकिन कहीं ना कहीं आम जनमानस को एक बड़ा झटका जो है वो नए साल के दौरान जो है वो देखने को मिल रहा है। और एक जहां महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ अब ये हाउस टैक्स का बोझ भी जनता पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए अंकित। और यहाँ पर आपको बता दें कि हाउस टैक्स जो है वो अब कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता को झेलना पड़ सकता है और इससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी, इसलिए इस सुविधा को लागू किया जा रहा है। पुलिस ने हरिद्वार में अपराधियों और माफियाओं पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने जिले भर में अभियान चलाकर माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर और गुंडा एक्ट की कार्रवाई की थी। पुलिस ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए जेल में बंद इन अपराधियों की संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई में लग गई है ताकि जेल से बाहर आकर ये अपराधी दोबारा से अपना साम्राज्य न खड़ा कर सके। हरिद्वार पुलिस ने 9 अपराधियों की संपत्ति और वाहन सहित अन्य प्रॉपर्टी की रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी को भेजी है, जिसमें करीब 9 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने की तैयारी की जा रही है। नशा तस्कर आरोपी राजा उर्फ इरफान निवासी ग्राम दादूपुर गोविंदपुर बोलेरो कार सहित 20 लाख की संपत्ति जब्त होगी। नकली दवाई बनाने की फैक्ट्री चलाने के आरोपी कपिल त्यागी निवासी ग्राम करौंदी थाना भगवानपुर और ग्राम इकड़ी थाना सरगना जनपद मेरठ हाल निवासी आर्यनगर गणेश रुड़की की 1.72 करोड़ की संपत्ति, जिसमें 85 लाख की जमीन, 80 लाख की मशीनें, 7 लाख रुपए के वाहन जब्त किए जाएंगे। प्राय देखा जाता है कि जो अभ्यस्त अपराधी होते हैं या जिन पे गैंगस्टर लगती है वो कहीं ना कहीं इस अपने अपराधों से जो लंबे समय से अपराध कर रहे हैं तो उससे अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करते हैं, चाहे वो चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो। इसी को देखते हुए अभियान के तहत जो है जिले भर में जो हमारे गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त थे उनकी संपत्तियों की जाँच की गई कि कितनी, और उसमें पाया गया कि 9 ऐसे अभियुक्त थे जिनके द्वारा लंबे समय से अवैध संपत्ति अपने रिश्तेदारों के नाम जो है बेनामी नामों से ली जा रही थी। साथ ही साथ ऐसे वाहनों को भी प्रयोग किया जा रहा था जो अवैध संपत्ति से अर्जित है। ऐसे 9 लोग को चिन्हित करके जो हमारे गैंगस्टर एक्ट में थे उस पर 9 करोड़ 60 लाख रुपए की उनकी अवैध संपत्ति की जो हमने चिन्हित किया था उसको जिलाधिकारी महोदय को भेजा गया, जिसमें आगे उनकी ऐसी अवैध संपत्तियों को फ्रीज किया जा सके। जनपद पौड़ी गढ़वाल वन भूमि हस्तांतरण में लंबित मामलों को निस्तारण को लेकर डीएफओ गढ़वाल वन प्रभाग अभिमन्यु ने अपने कार्यालय कक्ष में वन विभाग से संबंधित अधिकारियों की एक बैठक ली। बैठक में डीएफओ द्वारा वन भूमि हस्तांतरण को लेकर लंबित प्रकरणों पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में डीएफओ गढ़वाल द्वारा आपसी समन्वय बनाकर लंबे समय से लंबित पड़े मामलों को जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। बताया गया कि फायर सीजन की तैयारियों को लेकर सभी रेंजों के विभागीय कार्मिकों की जरूरत पर विचार विमर्श करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कहा है कि वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को न्यून करने, कंट्रोल, वार्निंग, फायर लाइट मेंटेन, क्रूज स्टेशनों का रखरखाव करने के लिए अधिकारियों को समय रहते तैयारी करने की आवश्यकता के दिशा निर्देश दिए गए। तो आज मैंने जो भूमि हस्तांतरण प्रकरण रहते हैं वन भूमि हस्तांतरण प्रकरण जो काफ़ी स्तर पे लंबित हो जाते हैं, कभी प्रस्तावक विभाग पे, कभी वन विभाग पे, तो इनका ससमय निस्तारण हो
इसी क्रम में मैंने समस्त जो ये वन प्रभाग के जितने भी यूजर एजेंसी हैं उनके साथ बैठक ली। उनके जो स्पेसिफिक जो भी लंबित प्रकरण थे उनके निस्तारण के संबंध में चर्चा हुई। आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं और जो संबंधित स्टाफ है उनको भी निर्देश दिए गए कि जो आपसी समन्वय करते हुए जो भी लंबित प्रकरण है उनका ससमय निस्तारण किया जाए। हरिद्वार में एक निजी बैंक के होम लोन डिपार्टमेंट में लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी ने अपने ही परिजनों के साथ मिलकर बैंक को लाखों रुपए का चूना लगा दिया। आरोप है कि होम लोन के नाम पर फर्जी कागजात जमा कर कर्मचारी और उसका परिवार बैंक में 28,80,000 रुपए हड़प गए और बैंक की ओर से आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। देखिए, इसमें टेरिटरी बिजनेस मैनेजर है ICICI के, इनके द्वारा शिकायत दी गई थी कि उन्हीं के एक कर्मचारी है जो होम लोन का काम देख रहा था और उसने होम लोन के एवज में जो है 28,80,000 का होम लोन का जो है अपने ही परिवारजनों के नाम वो करके ट्रांसफ़र कर दिया था और साथ ही साथ वो नौकरी पर नहीं आ रहा है। इसकी जब उनके द्वारा जांच की गई तो पाया गया कि संदीप कुमार और उसके जो परिवार के सदस्य थे उसके बेनिफिशियरी थे और उन्होंने 28 लाख से ज़्यादा की रकम जो है खुद जो होम लोन की उसको जमा ना करके और जो मकान जिसके एवज में लिया जा रहा था होम लोन उसको उस व्यक्ति को ना देकर और उस लोन की रकम को उन्होंने हड़प लिया। इसके आधार पर जो है ज्वालापुर में जो है इसमें संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके विवेचना स्टार्ट कर दी गई है। हल्द्वानी काठगोदाम एवं जिला प्रशासन की टीम की प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ संयुक्त रूप से कार्रवाई लगातार जारी है। गुरुवार को मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय एवं सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ऋचा सिंह के नेतृत्व में टीम ने मीरा मार्ग स्थित एक प्रतिष्ठान से कई कुंटल प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद किया। वर्तमान में अभियान जारी है। मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय एवं सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान जारी है, जिसके क्रम में बाजार क्षेत्र में कार्रवाई कर प्लास्टिक बरामद की गई है। कराने के लिए कोशिश कर रहे हो। डीजीपी अशोक कुमार हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में कुमाऊं मंडल में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार बेहद सख्त नजर आए। उन्होंने सभी सर्कल के क्राइम रजिस्टर भी चेक किए। इस दौरान लापरवाही बरतने वालों पर डीजीपी ने लालकुआं सिवा के मुंशी को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि वांछित और इनामी अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को 1 महीना और बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वांछित अपराधी इनामी अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया हुआ था और जिन लोगों पे गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग दर्ज हुए हैं, जिनके विरुद्ध NDPS पे अभियोग दर्ज हुए, उनकी संपत्ति जब्त करने का अभियान चलाया हुआ था। उस अभियान की सर्किल वाइज समीक्षा की है और उसको अभी 1 महीने के लिए और बढ़ाया है। तो जिन लोगों का काम अच्छा नहीं था उनको चेतावनी भी दिया है। इसके अलावा हमने जो हमारे सर्किल ऑफिसर्स हैं दे आर एक्सपेक्टेड कि वो क्राइम रजिस्टर अपने हाथों से लिखें, जिससे कि विवेचना की तह तक जा सकें, गहराई तक जा सकें। तो ऐसे में एक सर्किल ऑफिसर लालकुआं के मुंशी को निलंबित भी किया है और आगे से निर्देश दिया है कि कोई भी मुंशी किसी सर्किल ऑफिसर की ओर से उसका क्राइम रजिस्टर नहीं लिखेगा। सितारगंज में तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने विधानसभा में बढ़ रही मतदाताओं की संख्या को लेकर के BLO के साथ एक बैठक की। बैठक में बीते 2012 से 2021 के अंतराल में सितारगंज विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर चर्चा की गई। वहीं तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने बताया कि विगत 2012 से 2021 के बीच सितारगंज विधानसभा क्षेत्र की लगातार मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है, जिसको लेकर सितारगंज क्षेत्र के BLO के साथ एक समीक्षा बैठक की गई। साथ ही बताया गया कि बैठक कर किन बूथों के मतदाताओं की लगातार संख्या बढ़ी है उसके कारणों का पता लगाया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र में 2012 से 2021 के बीच में 10 वर्षों में जो असामान्य वृद्धि हुई है उसके कारणों का पता लगाना है कि किन कारणों से हमारे विधानसभा अंतर्गत किन बूथों में वृद्धि होना पाया गया है। केंद्रीय बजट को लेकर पक्ष और विपक्ष के नेता अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ने पेश किए गए बजट को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। कांग्रेस ने इस बजट पर गरीबों की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया, साथ ही देवभूमि उत्तराखंड को भी निराश किया।
कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट में आम जनता को कोई राहत नहीं है। पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई कमी नहीं की गई। रसोई गैस के दामों में कोई राहत नहीं दी गई है। चार धाम यात्रा और पर्यटक स्थल में इस बजट में कोई रुचि नहीं दिखाई गई। जोशीमठ आपदा के लिए कोई राहत नहीं है। ये बजट केवल अमीरों के लिए बनाया गया बजट है। इस बजट में आम जनता को कोई राहत नहीं दी गई है। बहुत निराश करने वाला बजट है। उस बजट से, चुनाव से पहले का बजट, हमेशा सरकार एक ऐसा बजट लेकर आती है जो जनता को फ़ायदा पहुंचाने वाला हो, लेकिन इसमें आप देखिए कि लगातार कच्चे तेल की कीमतें गिर रही हैं। पिछले चंद दिनों में लगभग $36 प्रति बैरल कच्चा तेल सस्ता हुआ, लेकिन डीजल पेट्रोल में कोई राहत नहीं दी, महंगाई में कोई राहत नहीं मिलने जा रही, गैस के सिलेंडर में कोई राहत नहीं मिल रही, और शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट घटा दिया। मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड को बहुत बुरी तरह निराश किया। कलाडूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली को लेकर लोगों में रोष व्याप्त है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण को लेकर एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ की कमी दूर करने के लिए 100 बेड का अस्पताल बनाने सहित कई मांगे की गई हैं। जिस कारण जैसे हमारे कालाडूंगी अस्पताल को एक रेफर सेंटर बना दिया गया है, सुविधाओं का अभाव है, और हमारे ग्रामीण क्षेत्र जितनी ग्राम सभा, हमारी 123 ग्राम सभा हमारी कालाडूंगी तहसील जुड़ी हुई हैं, वो उपचार से वंचित है। उनको हल्द्वानी, रामनगर, भाजपुर जाना पड़ता है बार बार उपचार के लिए। तो उसी को लेकर हमने आज उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है और अपनी मांगे के लिए हमने उनसे कहा है कि हमें 30 दिन का समय दिया गया है। उनसे कहा गया है कि अगर 30 दिन में हमारी मांगे जो हमने बताई हो पूर्णता नहीं होगी तो हम यहीं जज परिषद में धरना प्रदर्शन करेंगे और हम उस पर बाध्य होंगे। धन्यवाद। इसका सीधा साधा उद्देश्य ये है कि हमें अपने क्षेत्र में एक आधुनिक उपचार के लिए एक अस्पताल चाहिए। जैसा कि आप सभी को अवगत है कि हमारे कालाडूंगी क्षेत्र में कोई भी एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, और जिसके कारण हमारे क्षेत्र की जनता को काफ़ी दुख महसूस करना पड़ता है और इलाज के लिए हल्द्वानी या बड़े कई शहरों में भागना पड़ता है। यहाँ पर तुरंत इलाज मिलने के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक न्यूरोसर्जन, एक आईसीयू की फैसिलिटीज़ जहाँ पर उपलब्ध हो और नई टेक्निक्स जहाँ पर आए। कालाडूंगी क्षेत्र के कुछ लोगों ने मुझे ज्ञापन दिया है, जो ये हमारा हॉस्पिटल है यहाँ, उसके उच्चीकरण के रिगार्डिंग इन्होंने दिया है, जिसमें इनके द्वारा ये मांग की गई है कि इसमें हमारे डॉक्टर्स की संख्या बढ़नी चाहिए, हॉस्पिटल में जो बेड की संख्या वो बढ़नी चाहिए। इसके अलावा न्यूरोसर्जन की इन्होंने मांग की है, एक्सरे मशीन, और काफ़ी इनके द्वारा एक ज्ञापन बना के मुझे दिया गया जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है। तो मेरे द्वारा इसको जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक प्रेषित किया जा रहा है। खबर रुड़की से, जहां पर थाना पिरानखलियर पुलिस ने नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म के आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने आरोपी पिता को न्यायालय के समक्ष पेश किया। दरअसल कलियर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि सोमवार दोपहर उसके पति ने उसकी नाबालिग बेटी, जिसकी उम्र करीब 13 साल है, उसके साथ दुष्कर्म किया और घटना के बाद मौके से फरार हो गया। महिला ने बताया था कि उस समय वह घर से बाहर गई थी। उसके पति ने बेटी को केला पाकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। जब बच्ची ने माँ की वापस लौटी तो उसने देखा कि बच्ची डरी सहमी बैठी है। मां के द्वारा पूछने पर पीड़िता ने आप बीती बताई। महिला ने पुलिस को तहरीर देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। कलियर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला के द्वारा यह तहरीर दी गई थी कि उसकी पुत्री के साथ उसके ही पति यानी कि पीड़िता के पिता के द्वारा दुष्कर्म की घटना को कारित किया गया है। इस संबंध में तत्काल तहरीर प्राप्त कर अंतर्गत धारा 376 आईपीसी एवं 3, 4, 5, 6 पोक्सो अधिनियम के अभियोग पंजीकृत करते हुए पीड़िता का मेडिकल कराया गया एवं उसके मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 सीआरपीसी के कथन अंकित कराए गए। तत्काल अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई एवं अंततः अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। खबर कानपुर से, जहां पर थिथौला ग्राम प्रधान के सहयोग से ग्रामीणों ने 7 लाख रुपए बिजली का बकाया बिल जमा किया। वहीं ग्राम प्रधान के इस कदम की ग्रामीणों ने प्रशंसा की है और ग्राम थिथौला खेमपुर के उपभोक्ताओं पर 25 लाख रुपए से अधिक बिजली बिल बकाया चल रहा था। विभाग की ओर से बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था और इस ग्राम प्रधान प्रतिनिधि साजिद अली की ओर से ऊर्जा निगम के एसडीओ से मिलकर कहा गया कि जल्दी वो सभी बकायेदारों का बिल जमा करवा देंगे। कुछ ही दिन के लिए बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। एसडीओ मयंक पंत के नेतृत्व में टीम ने गांव में कैंप लगाकर बकायेदारों से 7 लाख रुपए की वसूली भी की है।
आज के दिन हम लोग हमारे विभाग द्वारा ये एक थितौला गांव में कैंप लगाया गया है, जिसके अंतर्गत किसी भी तरह की बिजली की समस्या उपभोक्ता की, उसका निवारण यहाँ किया जा रहा है, चाहे वो नए कनेक्शन को लेके हो, चाहे उसके बिल खराब को लेके हो, किसी भी तरीके का। साथ ही इसमें उपभोक्ताओं द्वारा जो उनके बकाया राशि है उसको जमा कराने के लिए भी एक अभियान चलाया जा रहा है, उसके लिए सारे कैंप लगाए जा रहे हैं। हमारे जो गांव के प्रधान जी हैं, ग्राम प्रधान रियासत, और उसके बड़े भाई हैं चेयरमैन साहब, उन्होंने ये कदम उठाया है पूरे गांव के जो बिजली के बिल हैं, जिस पर 10,000 है उसका 50%, जिस पर 20,000 है उसका 25%, और बाकी भी बहुत कुछ मदद कर रहा है बिलों को लेकर। ये बहुत बड़ा कदम उठाया। ये ग्राम पंचायत थितौला में आज पहली बार ऐसा हुआ, ऐसा जिंदगी में कभी नहीं हुआ यहाँ, जैसा आज इस प्रधान ने किया है, रियासत प्रधान ने। साहब से 15 दिन पहले मीटिंग हुई थी। हमने अपनी जो डिमांड रखी थी, एक तो हमारे गांव में बिजली के छापे नहीं लगेंगे और गरीब लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा। इस पर एसडीओ साहब ने कहा कि आप मेरे साथ खड़े हो जाओ चोरी रोकने में। मैं 5 साल कह रहे हैं, मैं 10 साल भी थितौला में नहीं जाऊंगा। हमने फिर अपने गाँव वालों से बात की, गाँव वालों ने कहा, कहने लगा जी हम चोरी बिल्कुल रोक देंगे। इनसे आश्वासन लेने के बाद फिर हमने उनसे बात की, उन्होंने फिर हमारे लिए इतना किया कि अभी आपको 31 मार्च तक पता लग जाएगा। 1 करोड़ का एस्टिमेट तो हमारा उसका है, जो बिजली के नए पोल लग रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।